आज हम 8th क्लास की सोशल साइंस बुक का 6th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति भी बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, तो वो प्रतिरोधक बनने लगे कि ब्रिटिशर्स को कैसे हम कंट्रोल में रखें। रिवोल्ट यूजली ब्रेक आउट व्हेन द पीपल आर डिसकंटेंटेड विद द अथॉरिटी। वो डिसकंटेंटेड हो गए, उनसे घृणा करने लगे, बोलने लगे कि अब अथॉरिटी जो ब्रिटिशर्स की है वो अब ज़्यादा रूल नहीं करना चाहिए इंडिया में उसको। मैनी ट्रैवल एंड द पेजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया। तो हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ जो पेजेंट थे उनको इस तरीके से शोषण किया जा रहा था जमींदार और मनी लैंडर्स के द्वारा, तो वो भी सांथाल रिवोल्ट, मुंडा रिबेलियन, ये सब हमने पढ़ा था। हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज वर लोकलाइज्ड एंड एराटिक एंड वर इजीली सप्रेस्ड। तो ये जो रिवोल्ट्स हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे हो रहे थे, कुछ ऊंचा नहीं हो रहा था, इसलिए ये जो थे लोगों बहुत जल्दी इनको नीचे दिखा दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क द शार्प टर्न इनटू द अर्लियर रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो जो पिछले कई रिवोल्ट्स हुए थे, पेजेंट्स ने किए थे, ट्राइबल ग्रुप्स ने किए थे, तो इसको एक तरीके का क्या मिला, साहस मिला। ठीक है, ये रिवोल्ट सबसे अलग था। इट मार्क द फर्स्ट बिग अपोजिशन अगेंस्ट द कंपनीज रूल एंड अफेक्टेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टेरिटरी। और क्या हुआ कि ये सबसे बड़ा अपोजिशन था, कंपनी के रूल को पहली बार चैलेंज हुआ था इतना बड़ी बुरी तरीके से, और ये कंपनी के रूल के खिलाफ था, और बहुत से टेरिटरीज ब्रिटिश के कंट्रोल थे, इसको भी इफेक्ट किया। ठीक है, it is significant because after this revolt the company rule came to an end and India was put under the direct rule of the British crown। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, जो कंपनी थी उसका जो खात्मा हो गया कंपनी का, और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए थे वो ब्रिटिश क्राउन मतलब इंग्लैंड उसको कंट्रोल करने लगा सब कुछ। अब कंपनी खत्म। देयर वर मेनी रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। और रीज़न क्या थे, क्या क्या वजह थी कि ये रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो कोजेस क्या है इस रिवोल्ट के। Political factors है, by the end of the 18th century the English East India Company had controlled many states both through war and through policies like subsidiary alliance and the doctrine of lapse। तो 18वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ला ली थी, चाहे सब्सिडरी अलायंस हमने पढ़ा था, राज्य में मिला लेते थे, अपने ट्रूप्स उनके टेरिटरीज में अपॉइंट करते थे। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब किसी का शासन का अगर कोई वो नहीं होता था, उनका एंड नहीं होता था, तो वो अपनी गद्दी पे अपने रूलर को बैठा देते थे। इस तरीके से इन लोगों ने बहुत सारी टेरिटरीज अपने कब्जे में लाई। इट ऑल्सो बिकम द स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल पावर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1864 में, उसके बाद तो ये स्ट्रांग हो गए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर आ गई इनके पास। ठीक है, द एनेक्सेशन ऑफ अवध वॉज द कॉज ऑफ एंग्विश among the soldiers of the Bengal army as most of them belong to the अवध। वो जो अनेक्सेशन हो रहा था अवध में, वो किस चीज़ का, बंगाल आर्मी as most of them belong to अवध। तो जो अवध था, अवध का एनेक्सेशन हो गया, अवध को कंट्रोल में ला गया, और जो बहुत सारे सोल्जर्स थे वो बंगाल आर्मी से थे, और जो बंगाल आर्मी में सोल्जर्स थे वो अवध से लाए गए थे। ठीक है, द कंपनी रूल रिफ्यूज टू रिकोगनाइज नाना साहब एज द लेजिटिमेट हेयर ऑफ द थ्रोन। और कंपनी ने क्या किया कि जो नाना साहब थे उन्हें बोला गया कि आप थ्रोन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप इसके लिए लायक नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है आप, मतलब लॉ खिलाफ है इसके। ओके, जो नाना साहब थे उनको बोला गया आप पूना से जाओ। उनको जो सन था पेशवा बाजीराव, उन्होंने अडॉप्ट भी किया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के अंदर वो उनका राज्य ब्रिटिशर्स के पास ना जाए, तो उन्होंने अडॉप्ट किया सन पेशवा बाजीराव का। लेकिन कंपनी ने उनसे कहा कि आप छोड़ो, पुणे छोड़ो, आप कानपुर जाओ। और ये एक तरीके का कॉज हो सकता है रिजेंटमेंट, प्रतिशोध की ज्वाला जो कि नाना साहब में भरी हुई थी, वो 1857 की क्रांति में नजर आती है। और दूसरा फैक्टर जो हो सकता है एक पॉलिटिकल फैक्टर 1857 की क्रांति में, वो ये हो सकता है जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था मुगल एम्परर की साइड, वो अच्छा नहीं था। ठीक है, ऑल इज सक्सेसर वर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ द टाइटल। और जो मुगल एम्परर्स थे उनके जो टाइटल्स मिले हुए थे, जहारुद्दीन अकबर ये वगैरह, ये जो जहारुद्दीन और जहान, ये सब टाइटल्स छीन लिए गए। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं हार्श लैंड रेवेन्यू।
ठीक है। लैंड रेवेन्यू जो इम्पोज हुआ था, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा था। द इंडियन पेजेंट दस बिकेम एक्सट्रीमली इम्पोवरिश्ड, इंडियन के जो पेजेंट थे वो गरीब होते गए। मोर ओवर दे हैड बिकम एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द न्यू इंटरमीडिएट क्लास सच एज जमींदार एंड द मनी लैंडर्स। जो बीच में जो राजा और पेजेंट के बीच में जो इंटरमीडिएटरीज थे उनके हाथों से एक्सप्लॉइट होने लगे, उनका शोषण करने लगे। इसलिए दूसरा फैक्टर ये हो सकता है, वो तो एक गरीब हो गए थे और दूसरा उनका शोषण हो रहा था। वाइड स्प्रेड डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन वर कॉज्ड बाय द फैमाइन। अब जब खाने के लिए खाना नहीं होगा तो ऑब्वियसली फैमाइन आएगा, इसलिए ये तीसरा फैक्टर हो सकता है। बंगाल में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पूरी मर गई थी, विच हैड बिकम कॉमन इन द कंट्री, बहुत कॉमन हो चुका था उस टाइप। मोर ओवर द वेल्थ टेकन फ्रॉम द इंडिया वाज बीइंग यूज्ड फॉर द कॉलोनियल एक्सपेंशन। और जो वेल्थ इंडिया से ली जाती थी वो कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए कॉलोनीज बनाते थे ब्रिटिशर्स से, एंड ऑल्सो टू फाइनेंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में, वो देख रेख के लिए इंडिया से वेल्थ ली जाती थी, वहाँ पे लगाती थी। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लक्स ऑफ फिनिश गुड्स इन इंडिया मार्केट लेड टू द कोलैप्स इन द इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स। तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो ब्रिटेन से बहुत चीप रेट में प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में बिकते थे, तो इंडिया के जो हाथ से बनाने वाली कारीगरी थी, वो हैंडलूम था, वो बिल्कुल वैनिश होने लगा, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। Meanwhile, less of the finished good could be exported from India as the British government has imposed high tariff on the imported goods। और जो इंडिया में गुड्स बनते थे वो ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी यार, क्योंकि उन पे जो इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था कि अगर वो इंडिया से ब्रिटेन तक जाएंगे तो बहुत हाई टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ वगैरह, और इसकी वजह से बहुत कम चीज़ें इंडिया से ब्रिटेन जा सकती थी। इंडिया दस बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्टर, मतलब ये रॉ मटेरियल्स जो ब्रिटिशर्स को चाहिए होते थे तो वो लेते थे रॉ मटेरियल्स, तो वो देने लगे, और फिनिश्ड गुड नहीं जा पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था उन पे। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर्टिशन वर रेंडर्ड एंड एम्प्लॉयड एंड मैनी हैव टू डिपेंड टू एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे इंडियन के जो लोग थे, मिलियंस, वो अनएम्प्लॉयड हो गया, उनका व्यापार छिन गया, और बहुत सारे लोग अपने आप को एक तरीके का लाइवलीहुड देने के लिए वो एग्रीकल्चर का काम करने लगे। द सोशल फैक्टर्स क्या है, द ब्रिटिशर्स वर नेवर एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन फोल्ड एंड दे ऑलवेज रिमेंड एज एन आउटसाइडर। सोशल फैक्टर्स ये हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस ने कभी उन्हें देखा ही नहीं एक तरीके का कि हमारा हिस्सा है, ठीक है, उन्हें फैमिली की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया। द गवर्नमेंट ऑल्सो डिड नॉट परमिट इंडियंस इनटू हायर रैंक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया हमारे में मिल सकता है। उन्हें ना ही हायर रैंक्स दी, ना ही शासन करने और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में भर्ती की। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस डिसअपॉइंटमेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन दिखा, उन्हें ये भेदभाव दिखा, और ये इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो था उन्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। उन्होंने एकदम disappoint हो गए इंडियंस। ओके, द colonial authorities attempt to reform the social system of times such as abolition of sati and support of the widow marriage were seen an intrusion into this tradition। अब क्या हुआ, सोशल फैक्टर्स आज तो हमें सही है कि हाँ यहाँ सती अबॉलिश हो गई, पर उस टाइम पे हम बहुत खिलाफ थे। सती का मतलब अगर पति मर गया है तो जो औरत होती थी उसे उसकी चिता पर बैठना होता था, तो ये सब हटा दिया गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद। और जो छोटे बच्चों की शादी होती थी, चाइल्ड मैरिज या फिर बाल विवाह, वो भी हटा दिया गया। तो ये भी मतलब एक तरीके का इंटरफेरेंस था उनका ब्रिटिशर्स का इंडियन ट्रेडिशन में, तो ये पसंद नहीं आया, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स है, द कमिंग ऑफ द मैनी क्रिश्चियन मिशनरी वाज अ सोर्स ऑफ सस्पिशन फॉर द इंडियंस। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो आ रहे थे, वो एक इंडियंस के लिए क्या हो गया, सस्पिशन होने लगे, वो उन पे शक करने लगे कि ये यूरोप से आ रहे हैं। दे फियर दैट दे मे बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। और इंडियंस को लगा कि क्या पता वो हमें क्रिश्चियन बना ले हिंदूज से। द सोशल रिफॉर्म्स टेकन अप ड्यूरिंग दिस पीरियड वर आल्सो सीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ट्रेडिशन एंड द कल्चर। तो जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज हम पे इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, हमें अपने जैसा बना देंगे। इसलिए एक 1857 का रिवोल्ट हुआ, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन मैनी मुस्लिम मौलवीज एंड द हिंदू पंडित लॉज द ट्रेडिशनल रूल्स। तो जैसे पंडित को बहुत ज़्यादा माना जाता था पिछले टाइम पे, मौलवीज वगैरह को, उनका जो अस्तित्व था वो ख़त्म होने लगा क्योंकि मिशनरीज आने लगे। जो उनकी प्रैक्टिसेस थी वो तो हटने लगी, तो क्या वो इम्पोज करेंगे, क्या अपनी पॉलिसीज चलाएंगे, वो उसकी वजह से भी रिवोल्ट हुआ। ओके, मिलिट्री फैक्टर्स क्या है, इन 1816 द कंपनी पास्ड अ लॉ
विच स्टेटेड दैट द इंडियन सीपॉय इन द आर्मी वुड बी टेकन अब्रॉड इफ रिक्वायर्ड। बोला गया कि 1816 में कंपनी ने एक लॉ पास किया कि अगर इंडियन के जो सीपॉयज हैं वो बाहरी देश में ले जाए जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको हमें हेल्प करना होगा। दिस वॉज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेड फॉर द हिंदू सोल्जर हु बिलीव दैट दे वुड लूज देयर कास्ट इफ दे क्रॉस द सी। लेकिन जो हिंदू सोल्जर्स थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये था कि अगर वो अपना जो सी है इंडियन सी अगर वो क्रॉस करेंगे तो उनकी जो कास्ट है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें एक्सेप्टेड नहीं था। मोर ओवर द सीपॉय विल इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड। जो सीपॉयज थे उनको थोड़ी ना कोई राजा बना के रखा जाता था, वो बहुत ही इल ट्रीटमेंट दिया जाता था, इंफीरियर लेवल का, और ह्यूमिलिएट किया जाता था उन्हें हर चीज़ पे, ठीक है। Discrimination in the army meant that none of the Indians could get promoted to high position in the army। और डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि जो इंडियंस थे वो चाहे कितना भी कर लें लेकिन वो प्रमोट नहीं होंगे हायर रैंक्स पे आर्मी में। The impoverishment of the peasants also affected the sepoy as most of these soldiers were from the peasant families। जो जो गरीबी चल रही थी पेजेंट में, इन्होंने भी सीपॉइज जो मिलिट्री में भर्ती होते थे लोग उनको बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि जो सोल्जर्स थे जो भी मिलिट्री में भर्ती होते थे वो पेजेंट फैमिली से ही थे जो कि गरीब थे, ठीक है, और कहीं और से नहीं आ रहे थे ये लोग। एंड द डिसकंटेनमेंट एंड अनसर्टेनिटी क्रिएटेड हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग आउट द रिपोर्ट। ये डिसकंटेनमेंट था, एकदम क्षतिग्रस्त हो गए थे लोग, तो इसीलिए, और ये अनसर्टेनिटी थी, तो रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मिलिट्री फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है। ये सब फैक्टर जब कंबाइन हुए लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, इसलिए उन्होंने ये रिवोल्ट चलाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। थैंक यू।